जी भाइयों, मैं हूँ ज़ीके और आप देख रहे हैं ज़ीके की बकवास। और आज मुझे अकेले ही जो है वो आना पड़ा, क्योंकि हमारे पार्टनर जो हैं वो जज़्बात में जो है छत से उन्होंने छलांग लगा दी है। और पता है जी, गुस्सा, इंटेंसिटी, जज़्बात, दिल की धक-धक, हर चीज़ जो है ना वो आज ऑफ द रूफ़ रही है। और जितना आपको गुस्सा है, सारा जो है ना गुस्सा आपने जो है वो निकाल देना है आज सब्सक्राइब बटन पे। तो ये कहना मेरी मजबूरी है कि सारा गुस्सा जो है ना वो आज सब्सक्राइब बटन पे जो है वो निकालना बहुत ज़रूरी है। क्रेडिट देना पड़ेगा जी एक बंदे जी, जे शाह ने माशाल्लाह जी नंबर 1 टीम से जो है ना वो हमें नंबर टीम जो है ना वो बना दिया है। और जी टूर्नामेंट तो आप छोड़ें, आधी टीम हमारी टूटी पड़ी है, आधे बंदे हमारे बिखरे पड़े हैं। बैटिंग अलग जो है वो एक्सपोज हो गई है, फास्ट बॉलिंग के तितर बितर निकल चुके हैं, आधे फास्ट बॉलर इंजर पड़े हैं, बैट्समैनों को बैक स्पैज़म पड़ रहे हैं, बुखार हो रहा है। तो सिंगल हैंडेडली ही एक बंदे ने हमारी पूरी टीम को जो है ना वो तितर बितर जो है वो कर डाला है। तो टूर्नामेंट तो गया जी, टीम ही जो है वो नंबर 1 थी कुछ टाइम पहले और अब जो है वो बिल्कुल लेटी हुई है, फ्लैट हुई हुई है। तो एक दफ़ा फिर से जी, वर्ल्ड कप से ऐन पहले मैं, तुम, हमारी टीम और हमारे प्यारे सेलेक्टर इंजी और एक कप चाय जी। एक तो जी ये लंकन्स जो है वो हमें हमेशा आके किसी ना किसी तरह ये लंकन्स हमें पड़ जाते हैं। और अब समझ में नहीं आ रहा कि तारीफ़ें करें या दुआएं दें जे शाह को कि इन्होंने आपने टूर्नामेंट जो है वो थोड़ा बहुत हिलाया, वरना यही टूर्नामेंट जो है वो पाकिस्तान में हो रहा होता, हम कंफर्टेबली क्या पता क्रूज थ्रू भी कर रहे होते और नंबर 1 टीम की तरह खेल भी रहे होते। क्योंकि आज तो जिस तरह माशाल्लाह श्रीलंका खेली है वो लग नहीं रहा था कि हम नंबर 1 है। और ये वही टीम है, मैं आपको याद दिला दूं, जो अभी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स जो है वो खेल के आ रही है, ये वही टीम है। और आज जिस डोमिनेंस के साथ वो खेले हैं, तो जय शाह को थोड़ी सी दुआएं भी बनती हैं कि जी आपने टूर्नामेंट थोड़ा इधर उधर हिलाया, कंडीशंस थोड़ी सी हमारे लिए अनफेवरेबल हुई और हमें लग पता चल गया। इन सारी चीज़ों को हम काफ़ी अरसे से एक्सपोज करते हुए आ रहे हैं, काफ़ी दफ़ा इन चीज़ों के बारे में बात हुई, हमने काफ़ी दफ़ा इन चीज़ों को एक्सपोज भी किया कि बहुत सी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल हैं, मगर वो अच्छी तरह मास्क हो जाती हैं। मगर आज सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। और शुक्र है जी, वर्ल्ड कप से पहले कुछ चीज़ें सरफेस पे आ गई ना, और हमें पता चलना शुरू हुआ कि हम जो भी क्लेम कर लें, जो मेजर फ्लॉज, जो मेजर गलतियां हम इतने अरसे से मेंशन करते आ रहे हैं, फिर वो मेजर टूर्नामेंट्स में ना, तो एक और मेजर टूर्नामेंट्स हमारे हाथ से गया है इन्हीं छोटी मोटी मिस्टेक्स की वजह से, जो काफ़ी अरसे से हमने इस चैनल के थ्रू भी, बाकी लोगों ने भी, आई एम श्योर, हाईलाइट ज़रूर की हैं। कहाँ से शुरू करें जी, आप बताएं कहाँ से कहानी शुरू करें। और बैटिंग से शुरू कर लेते हैं जी। और माशाल्लाह ये लॉजिक मुझे कोई समझाए कि अभी एक दिन पहले फ़खर जो हैं वो ड्रॉप हुए हैं टीम से अपनी बुरी फॉर्म की वजह से, राइट? और उसके बाद फिर अल्लाह जाने, मतलब फ़ख्र पाकिस्तान से जो है वो इस वक्त फ़ख्र पाकिस्तान बन गए हैं, फ़क करके रख दिया इस बैटिंग को। और अब आप देखें यार कि एक दिन पहले फ़ख्र ड्रॉप होते हैं अपनी बुरी फॉर्म की वजह से, उनकी जगह आते हैं हारिस टीम के अंदर एज एन ओपनर। उसके बाद इमाम को पड़ गई चिक कमर के अंदर, तो वापस से जी फ़खर टीम में वापस आए, मगर अब एज अ ओपनर आ गए। तो मुझे बताएं, थिंक टैंक को या बाबर को ऐसा क्या फील हुआ कि जो बंदा आउट ऑफ फॉर्म है वो रातों रात कैसे इमाम की रूह क़ब्ज़ जो है वो कर लेगा और अच्छी बैटिंग कर लेगा। भाई ऐसे में जिस बंदे को एज 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 टीम प्लानर, जिस बंदे को मैं टीम में एज अ ओपनर लाया हूँ जैसे कि हारिस को, तो फिर मेरी कोशिश यही होगी कि यार मैं हारिस से ओपन कराऊँ, फ़खर को प्रोटेक्ट करूँ। और क्योंकि अब एक इंजरी हो गई है, फ़खर को मैं अंदर ले आया तो मैं उसको प्रोटेक्ट करता हूँ। मगर आपको पता है कि उसकी बुरी फॉर्म लगी हुई है, आपने फिर भी उसे सामने छोड़ दिया कि जा भाई, फ़खर शो कर दे इनको कि रातों रात तूने अपने अंदर क्या चेंजेस किए हैं। और फिर एंड में वही हुआ ना, जो बुरी फॉर्म में बंदा होता है, सीधी गेंद को उन्होंने बिल्कुल बल्ले से साइड पे ऐसे सलाम फेरते हुए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह करते हुए सीधी बॉल को जो है ना वो फ़खर जो है वो मिस कर गए। पिछली दफ़ा भी क्रॉस शॉट खेलते हुए इसी तरह आउट हुए थे। और ये सारी साइंस हैं आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन की, और ये एकदम रातों रात सही होने वाली चीज़ें नहीं है। तो जी शुरू से ही बैटिंग जो है उसी वक्त से जो है वो प्रेशर में आ गई। उसके बाद जी प्रीडोमिनेंटली पाकिस्तान थोड़ा सा बैक फुट पे ही रहा। और अब्दुल्ला शफीक ने बड़ी ज़बरदस्त जो है वो इनिंग्स खेली। मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये कौन लोग हैं जो फैसला करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में यार आप हारिस को 3 डाउन, 3 विकेटें, आप हारिस को कैसे भेज सकते हो यार, जबकि पीछे इफ्तिखार भी पड़ा है। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि बारिश हो गई और हमें थोड़ा मौका मिला कि पानी से थोड़ा हम अपनी बगैरती को धो डालें। और फिर उसके बाद रिजवान और इफ्तिखार ने क्या ब्रिलियंट जो है वो इनिंग्स खेली है और हमारा स्कोर जो है 250 प्लस तक पहुँचाया है। मगर यहाँ पे भी आप एक चीज़ नोटिस करें कि गेम का फॉर्मेट जितना छोटा होता है उतना आसान हो जाता है हमारे लिए खेलना। कुछ दर हकीकत हमने भरे में सारे T20 प्लेयर्स कि जिधर हमारा वनडे का स्कोर चल ही इमाम और बाबर पे रहा है,
कि जिधर इमाम और बाबर गए, चलो जी उखाड़ लो तंबू, कहानी खत्म। ये यही कहानी है जो चली जा रही है। और आप नोटिस करेंगे कि भाई अगर तो ये जो है ना वो झाड़ू लगाने का टूर्नामेंट है, तो फिर तो आप भेजें सारे बॉयज़ को, राइट? मगर अगर बड़े फॉर्मेट में हमेशा आपको टेक्निकली करेक्ट, जितना फॉर्मेट बड़ा होता जाएगा उतनी आपकी टेक्निक, इसीलिए टेस्ट क्रिकेट को कहते हैं ना टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि उतनी आपकी टेक्निक जो है वो टेस्ट होती रहती है। ये झाड़ुएं वाड़ुएं आप थोड़ी देर तक चला सकते हैं, मगर जब बड़े फॉर्मेट में आपको खेलना है तो आपने फिर जो है वो टेक्निकली साउंड प्लेयर्स लाने। और इस बात पे बड़ा डिस्कशन, हम भी इतने अरसे से रोंदियां मार रहे हैं। आज सऊद शकील को इन्वॉल्व किया गया था, मगर चलो वो बीमार था तो उसकी जगह जो है अब्दुल्ला शफीक ने ले ली। और आपने देखा डिफरेंस कि एक टेक्निकली साउंड बैट्समैन मुश्किल कंडीशंस में आपको अच्छा खेल के देगा, बीच से गेम चलाएगा। क्योंकि रिजवान शुरू में रिजवान वाज जस्ट डांसिंग, जैसे ही फॉर्मेट कम हुआ वो डांसिंग उनकी कन्वर्ट हुई बैटिंग में, झाड़ू शॉटें भी हमें दिखी, एंड ही लुक मोर कंफर्टेबल बिकॉज वो फॉर्मेट छोटा था, वहां पे आप ज्यादा अग्रेसिवली उस तरह खेल सकते हैं। मगर यही हरकत आप 20वें 22वें ओवर में शायद नहीं कर सकते। तो मेरा तो ये ख्याल है कि मेजर, अब वर्ल्ड कप भी सर पे है यार, तो मेजर चेंजेस की ज़रूरत भी है, मगर एट द सेम टाइम आप कितनी कोई चीज़ें जो है वो हिला सकते हो। हर कोई मुझे पता है अपने घरों में जो है वो फॉर्मेट्स और बैटिंग लाइनअप्स बना रहा होगा। मेरा मेरा पर्सनली ख्याल ये, मुझे जहाँ तक लगता है, जितनी क्रिकेट मैं जानता हूँ, जितनी पाकिस्तान क्रिकेट मैं फॉलो करता हूँ, इंडिया में वर्ल्ड कप है, मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा टॉप हैवी जो है वो खेलना पड़ेगा। तो मेरा जो लाइनअप बनता है वो ये है कि भाई नंबर 1 पे आई वुड लाइक टू सी रिजवान मूव्ड अप, बिकॉज एट दिस टाइम आप थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर में जगह बना लोगे। रिजवान T20 में ओपन करता है, मुझे ऐसा कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता है। क्योंकि T20 के अंदर भी रिजवान वनडे वाली ओपनिंग ही करता है, तो मेरा नहीं ख्याल मुझे कोई डिफरेंस जो है नज़र आता है। तो रिजवान को अगर हम ऊपर रखें इमाम के साथ, तो नंबर 3 पे बाबर की जगह बन जाती है, 4 पे आप अब्दुल्ला शफीक को लें, 5 पे सऊद शकील, और 6 पे फिर आप लेके आए चाचू को। इस तरह आपको एक प्रॉपर जो है ना वो बैट्समैन मिलते हैं जो नेगोशिएट करेंगे, ऊपर से विकेटें भी गिरेंगी तो स्टेबिलिटी भी देंगे और बीच से आपकी गेम चलाएंगे। बाकी सारे रेलू कट्टे झाड़ू प्लेयर्स वो आप जमा कर लें एंड के 10 ओवर्स के लिए, मगर बीच में जो गेम खेली जाएगी, कुछ इंडिया में स्पिन का एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, और आपको वो लोग चाहिए जो टांग निकाल सकते हैं, अपनी स्पिनर को इजीली सिंगल बना सकते हैं। और इस तरह थोड़ा सा प्रेशर बाबर और इमाम पे भी कम होगा, और शायद आपको उनके स्ट्राइक रेट थोड़े बेहतर होते हुए नजर आए। ये भाई का ख्याल है, बाकी कमेंट्स में आपने हमें बताना है कि अब क्या जो है ना वो चेंजेस हमें करने हैं, या आया हम इन्हीं जो है ना वो T20 टाइप प्लेयर से एक्सपेक्ट करते रहें कि ये हमें वनडे बैटिंग करके देंगे। बैटिंग से जी आ जाते हैं बॉलिंग की तरफ, थोड़ा सा बॉलिंग का डिस्कशन कर लेते हैं। और यार मैं क्या बोलूँ आपको, आज वो दिन था जब स्कोर थोड़ा सा लग गया था, बॉलर्स ने हाथ खड़े करने थे और बोलना था कि जी मुझे दो जिम्मेदारी, मगर वो सरों ने ना बस दोनों हाथ ही खड़े कर लिए, एक हाथ की जगह सरों ने दोनों हाथ उठा लिए भाई। और हमारी रिलायबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है शाहीन के ऊपर स्पेसिफिकली, कि ऊपर से जब शाहीन हमें विकेट लेके नहीं देगा तो जी बिछा लो मुसल्ला और बैठ जाओ एतकाफ पे, क्योंकि अब जो देना है वो ऊपर वाले ने देना है। श्रीलंका की मुझे अप्रोच बड़ी अच्छी लगी, वो शुरू से ही जो है ना थोड़ा सा अपर हैंड लेके चले, शुरू से उन्होंने अटैक किया। वो तो शुक्र है कि शादाब ने रन आउट मार दिया तो हमें थोड़ा सा एज जो है वो शुरू में मिल गया। मगर इन जनरल जो देखने को मिला उसमें यही था कि शुरू से ही कभी भी ऐसा लगा नहीं गेम में कि हमारा जो है वो अपर हैंड है या हम थोड़ा सा उन पर काबज हो रहे हैं। 6 का रन रेट जो है ना वो उन्होंने चलाई रखा, और एट एनी पॉइंट ये फील नहीं होने दिया। कुछ शुरू के 10 ओवर से मतलब वो 60 पे थे, फिर वो 120 पे आए, फिर वो 180 पे गए, तो शुरू से अपर हैंड जो है वो कहीं भी गेम में हमारे पास आया नहीं। इस पॉइंट पे वैसे लोग मुझसे ये भी आर्ग्यू करेंगे कि जी हमारी आधी टीम नहीं थी, हमारा बॉलिंग लाइनअप टूटा हुआ था। तो आप सारे बंदों को मैं ये भी याद दिला दूं कि श्रीलंका की जो टीम है जो क्वालिफायर्स के बाद से आ रही है, ये पूरी डिसमेंटल हुई है। इनके मेरे ख्याल से कुछ 6 बंदे गायब हैं, आधी इनकी बॉलिंग लाइनअप गायब है, और उसके बावजूद जो है ना जब अपॉर्चुनिटी आई तो उनकी बेंच ने स्टेप अप किया है। तो मेरे ख्याल से हमारी बेंच ने तो फिर प्रूव कर दिया है कि जितना भी उनको एक्स्ट्रा टाइम जो है वो मिला था वो उन्होंने बेंच पे ही गुजारा है, और फ्यूचर में भी मेरे ख्याल से वो इसे बेंच पे ही गुजारना जो है वो चाहेंगे। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है यार, आप इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हो, आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हो, तो आपको जब मौका मिला है तो ये तो मतलब इंडिया में तो लोग लड़ मरने पे आ जाते हैं। वो किसी को बेंच पे बिठाते हैं, अगला आके 100 कर जाता है, वो किसी को इधर बिठाते हैं, अगला आके पंजा लगा जाता है। तो ये तो एक अपॉर्चुनिटी थी आपके लिए अपना गेम स्टेप अप करने की। तो हम क्या जो है वो पैगाम दे रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कि जी यही हमारे 11 हैं, उसके बाद तो ये जो बच्चे हैं ये तो बस बेंच पे बैठे रहते हैं। बेंच के बाद इनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो बस मिल जाती है, वरना अदरवाइज तो हमारी मेन टीम जो है वो हमारे 11 ही हैं। यार ऐसा नहीं होता, आपको अपनी फिर बेंच स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, लोगों को रेस्ट कराएं
आएँ, बाकियों को चांसेस दें भाई। तो ये एक्सक्यूज़ आप यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज़ लंकन बॉयज़ जो हैं वो अभी वर्ल्ड कप क्वालीफायर खेल के आ रहे हैं। इतना कोई लंबा टूर्नामेंट, वहाँ से उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई किया है और उसके बाद वो अभी अपनी जो टीम लेके आए हैं, उनकी कंप्लीट टीम नहीं है, मगर फिर भी उन्होंने क्लिनिकल परफॉर्मेंस दी है और बहुत से प्लेयर्स ने तो ऐसा प्रूव किया है कि मेरे ख्याल से अब वो शायद वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल भी हो जाएँ। सबसे बड़ा जो हमारा मसला अभी बना हुआ है और आई एम ग्लैड कि बाबर ने खुद जो है ना वो बतीसा दिखाते हुए मैच के एंड में इस बात को एक्सेप्ट भी किया कि सबसे बड़ा जो हमारा इशू बना हुआ है वो है हमारी मिडल ओवर्स की बॉलिंग। मिडल ओवर्स में अब हमें भाई ज़मीन खोदो, मीनारों पे चढ़ जाओ, ढूंढ के लाओ कहीं से कोई प्रॉपर स्पिनर। और वर्ल्ड कप भी सर पे है भाई। उफ, इंजी भाई, ये प्रेशर जो है ना वो आप ही बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारे बस की बात तो नहीं है कि इतनी जल्दी आप कहाँ से एक मिडल ओवर बॉलर प्रोड्यूस करेंगे, बिकॉज ये सबसे बड़ा मसला है। और शादाब और नवाज़ जो है वो T20 के लिए बहुत आइडियल बॉलर्स हैं, मगर वनडे के अंदर आपको अब एक ऐसा बॉलर बीच में खिलाना पड़ेगा जिसको ज़्यादा डॉट बॉल्स करना आता हो, जिसको विकेटें लेना आता हो, जिसके पास वेरिएशन हो। और आज जो है ना वो बिल्कुल कहीं दिखा नहीं, बल्कि ये प्रॉब्लम तो हम काफ़ी अरसे से हाईलाइट कर चुके हैं। वो इंडिया के साथ पहला गेम जो रेन आउट हुआ था, उधर भी आप देखें फास्ट बॉलर्स ने ऊपर से कितनी विकेटें निकाल दी थी और मिडिल ओवर्स से हमारे स्पिनर जो है वो टोटल 200 प्लस जो है वो करवा गए। तो ये बहुत बड़ा इशू हमारे लिए बनता जा रहा है और इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और आज तो चाचू ने भी ये बात प्रूफ कर दी ना, फिर एंड में चाचू ने प्रूफ की ये बात। अब वो चाचू हैं भी कोई 200 साल के, तो कुछ पता नहीं, पिच से उनकी पुरानी जो है वो जान पहचान थी, मगर चाचू ने ये प्रूफ किया कि किस तरह इस पिच पे थोड़ी सी एयर ज़्यादा देने की ज़रूरत थी, थोड़ा सा बॉल स्लो करने की ज़रूरत थी, एंड ही वॉज आवर मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर। तो फिर अगर हमारा एक पार्ट टाइम बॉलर आके पिच को बेटर असेस कर रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं हमारे जो मेन जो है वो स्पिन बॉलर्स हैं वो ऐसा नहीं कर पा रहे। अब मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, आई एम अ बिग फैन ऑफ शादी, आई एम अ बिग फैन ऑफ नवाज, मगर कहीं भी मुझे लगा नहीं कि ऐसी बॉलिंग हुई कि हमने विकेट लेने की कोशिश की और शादाब वाज टू एक्सपेंसिव। नवाज सही है, इकोनॉमिकल था, मगर एट द सेम टाइम कोई शार्प टर्न प्रोड्यूस नहीं हुई, कोई विकेट टेकिंग बॉलिंग नहीं हुई। उस दिन आप देखें मैच थोड़ा ज़्यादा फंसा हुआ था, मगर इंडिया के स्पिनर्स कॉन्स्टेंटली आके जो है वो उनका गेंद ग्रिप भी कर रहा था, वो विकेट्स भी निकाल रहे थे। तो अभी कहने वाले लोग कहेंगे कि यार नहीं, वो बीच में बारिश हो गई, थोड़ा सा मॉइस्चर फिसल गया पिच के अंदर, बैटिंग कंडीशंस बड़ी आसान हो गई। यार दैट्स ओके, ये सारी चीज़ें होती हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट द पॉइंट इज़ कि किसी ऐसे पॉइंट पे हमने ऐसी बॉलिंग की कि हमें लगे कि जी हम उन पे हावी हो गए। ना हमने कंटेन करने की कोशिश की, ना हमने विकेट लेने की कोशिश की, एंड में जाके एकदम तो हम जागे लाइक ओल्ड टाइम्स। मगर कभी कभी जो है ना ऐसे पॉइंट पे आप जाग के मैच जो है वो बचा जाते हो, मगर वो ना बचे तो एटलीस्ट आपको ये तो पता चलता है ना कि हमारे मसले क्या हैं। अब ये मैच कल को बच जाता तो हम कहते हैं ओ जी हम तो फाइनल खेल रहे हैं। वो शुक्र है आपकी जो है ना वो कुटास जो है वो बच गई। अब शुक्र है आप फाइनल नहीं खेल रहे, अब अच्छा मौका है, आप वापस जाओ भाई, बुक्स खोलो, वापस से देखो क्या चेंजेस करने, बिकॉज वर्ल्ड कप अब सर पे है। और मसला ये हम किसी ना किसी तरह ना वर्ल्ड कप से एन कोई 5 मिनट पहले ना हमारा ये पैनिक शुरू हो जाता है। अल्लाह जाने क्या मसला है श्रीलंका का। वैसे पता नहीं ये क्या मसला है यार, ये छिपकली की तरह ना एशिया कप पे चिपके हुए हैं। सारा साल इनको टेस्ट मैचें हरा लो, इनको वनडे सीरीजें बुला बुला के 5-0 पे लो, इनके साथ जो करना है कर लो। ये कहते हैं पूरे साल खेल लो हमारे साथ, हम तुमसे सिर्फ खेलेंगे एशिया कप में, हम तुम्हारे जज्बात के साथ खेलेंगे सिर्फ और सिर्फ एशिया कप में। यार पिछले साल भी इन्होंने सारे जज्बात की कोठू रोटी बना डाली थी, और इस दफ़ा अभी ऑलमोस्ट इंडिया वाले गेम में हार्ट अटैक दे दिया इनडायरेक्टली हमें। अभी आज जिस तरह माशाल्लाह खेले, मुझे तो वो जसूरी और अरविंदर डिसिल्वे वाला टाइम याद आ गया, जिस तरह क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी, समझदार बैटिंग, चेस को अप्रोच किया एक बहुत ही पॉजिटिव मैनर में, 6 एंड ओवर लगाए रखा बगैर कोई प्रेशर आए हुए। तो एक तो विकेटें भी नहीं गिर रही थी, ऊपर से 6 एंड ओवर, बिल्कुल मुझे कोई 90s की याद आ गई। 90s में गेम होते थे ना, 2 ओवर्स टू गो, 12 रन नीडेड, और पीछे से ना वैसलीन की डबियां खाली हो रही हैं, बॉल रिवर्स के लिए तैयार हो रहा है। तो वो तो अनफॉर्चुनेटली आज नहीं हो सकता था, मगर जिसे कहते हैं मज़ा तो खैर आया ना भरपूर। फिर शाहीन ने शो किया कि वो वर्ल्ड क्लास बॉलर है। वंडरफुल सेकंड लास्ट ओवर जो उसने कराया, तो दिखा कि यार वाकई अब पाकिस्तान जो है ना मैच में वापस आने की कोशिश कर रहा है। जमान खान ने जो है खूबसूरत किस्म का जो है ना वो लास्ट ओवर डालने की कोशिश की, मगर यार मुझे कोई फिर ये भी बताए कि मतलब शॉर्ट थर्ड लेने का उस वक्त पॉइंट क्या है यार। भाई थर्ड मैन ही ले लेते, 2 बॉलों पे 6 रन चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में अपर हैंड तो आपका आ गया है ना यार। अब 2 बॉलों पे 6 रन है, आप थर्ड मैन पीछे की तरफ ले लो, कोई एज वेज लगे, कुछ 4 बाजे उस चक्कर में, तो डबल हो भी जाए तो फिर भी आपके पास 4 रन है आखिरी बॉल पे। तो वो इतना बड़ा रिस्क लेने की मुझे
थोड़ी सी लॉजिक समझ नहीं आई कि वो ना एग्रेसिव फील्ड थी, वो ना सेमी एग्रेसिव थी, क्योंकि बल्ला एंड में उसने घुमाना है, बॉलर थोड़ा स्लिंगी है, चांसेस होते हैं एज लगने के, और वो स्लैश हार्ड भी कर रहा था, तो कुछ टैक्टिकली मुझे लगा कि यार मगर अब तो वही बात है ना, यूं होता तो क्यों होता। एनीवेज जी, थर्ड मैन बनता था उधर, मगर गेम हम उस वजह से तो हारे नहीं है ना। तो जो मेजर इश्यूज हैं वर्ल्ड कप से पहले, उनको एड्रेस करना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। कुछ मसला ये है कि अब है नहीं, ना टाइम है ना कोई और मैचेस हैं, तो अब जो भी एक्सपेरिमेंटेशन होनी है उसने तो वो वार्म अप मैचेस में जाके होनी है। तो अब बड़ा इंटरेस्टिंग होगा मेरे लिए देखना, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि अब पाकिस्तान टीम में, पाकिस्तान के 11 में क्या चेंजेस आने चाहिए। मेरे ख्याल से बॉलर जो हमारे वापस आ रहे हैं वो तो वापस आ रहे हैं, नसीम, शाहीन और हारिस आर योर बेस्ट पिक्स राइट नाउ, तो उनके साथ तो हम स्टिक करेंगे। उसके साथ साथ मेरे ख्याल से स्पिन डिपार्टमेंट, ऑलराउंडर कैसा खिलाना है ये डिसाइड करना ज़रूरी होगा। मगर बैटिंग में तो डेफिनेटली आपको एक स्ट्रॉन्ग किस्म की ना, बहुत ही मजबूत किस्म की टॉप 6 के साथ आगे जाना है। और अब जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इधर उधर से हवाइयाँ आ रही हैं, कोई बंदा कह रहा है साइम अयूब को ले आओ, कोई बंदा कह रहा है अब्दुल्ला शफीक को ले आओ, तो वो जो सारे जो फ़ैन क्लब्स हैं मेरे ख्याल से वो अब अपना सोशल मीडिया प्रेशर जो है इंजी भाई पे जो है वो छोड़ना शुरू कर देंगे। मगर बंदा फिर सेलेक्टर ऐसी होना चाहिए, इंजी भाई को कक कोई फ़र्क पड़ना है, उन्होंने तो बता देना है बस आपको सेलेक्ट करके, जॉन सा ये वाला प्लेयर जो है ना, जॉन सा उसको इसलिए रखा है जॉन सा। तो जी यही मुझे लगता है होना है। और किसी तरह घूम घुमा के वर्ल्ड नंबर 1 बन के हम फिर भी अपने आप को उस सिचुएशन में आखिरकार ले आए हैं कि वर्ल्ड कप सर पे है और हमारा पैनिक बटन जो है ना टॉप पे है भाई। बहुत उम्दा, बहुत आला, ये किसी ना किसी तरह ना आर्ट है हमारे अंदर। हर वर्ल्ड कप से पहले जो है ना अपने आप को स्टार्टिंग पॉइंट पे ले आओ। वो कहते हैं ना, वो स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम नाउ वी आर हियर, तो हमारा वो होना चाहिए स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम नाउ वी आर बैक एट द बॉटम। तो ये हमने मंत्रा जो है ना किसी तरह हम ले आते हैं अपने आप को उस पॉइंट पे। खैर जी, ये थी आज की एपिसोड, थोड़ा सा क्विक टाइम हमने जो है ना वो आज रैप अप किया। अब इस पे लंबा जो है छोटे पकोड़ा जो है जब वापस आएंगे तो उनके साथ फिर एक लंबा बैठ के जो है वो डिस्कशन होगा, तो इसको डाइसेक्ट करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे मिलके कि वर्ल्ड कप से पहले जो है वो क्या जो है वो स्क्वाड हमें आगे लेके जाना चाहिए। आप कमेंट्स में बताइए कि आपकी नज़र किन किन प्लेयर्स पे है, क्योंकि फ़खर की रिप्लेसमेंट अब तो फ़खर ने पक्का ही कर दिया ना, मतलब पक्का काम किया फ़खर ने। पिछले गेम के बाद थोड़ी बहुत उम्मीदें वो दे के गए थे, हमने कहा चलो बिठा दें, शायद बंदे का कॉन्फिडेंस वापस आ जाए, मगर अब आगे फ़खर ने पक्का काम कर दिया कि सर मैं तो जो है ना वर्ल्ड कप के दौरान एज अ जो है ना कहते कहते हैं कि एज अ फ़ैन ही जो है ना वो ज्वाइन करूँगा टीम को। उसके अलावा जी मिडल ऑर्डर के अंदर मेरे ख्याल से अब्दुल्ला शफीक ने जो दिखाया है कुछ आज, साउथ हमारे पास मौजूद है, चाचू ने मेरे ख्याल से इस बॉलिंग परफॉर्मेंस के बाद अपनी पक्की जगह जो है ना वो सीमेंट कर ली है। तो मेरे ख्याल से कुछ जगहें जो है वो सीमेंट होती नज़र आ रही हैं और कुछ जगहों पे जो है ना वो बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। मगर हम फिर से कहेंगे जो हम हमेशा कहते हैं कि कप्तानी को भी थोड़ा सा पॉलिश अप करने की ज़रूरत है। ये एक और मेजर टूर्नामेंट जो कि टूर्नामेंट से पहले हमें लगता था काफ़ी हमारे हाथ में, वो भी हमारे हाथ से चला गया है। तो जी हम कंसिस्टेंटली अच्छा खेल रहे हैं शायद, मगर बहुत से टूर्नामेंट जो हैं वो हाथ से निकलते हुए हैं, तो इस पे भी ज़रा नज़र रखनी है। तो अगली एपिसोड में आपसे मिलते हैं भाई। फिलहाल ये थोड़ी दिल की भड़ास निकालना ज़रूरी थी। शुक्र है मेरे सामने तो ये आप अल्लाह जाने पता नहीं कहाँ टीवी तोड़ रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। तो हौसले पे भाई काबू रखें। एशिया कप जितना रह गया है उसको एंजॉय करें। और भाई आपसे फिर मिलता है एक डिटेल्ड पॉडकास्ट में, जहाँ पे हम जो है ना ज़रा सही सर्जरी करके ना निकालेंगे अंदर से कि मसला क्या है। टेक केयर जी।